लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी हमने प्रयास किया वो अपने ज़्यादातर जनपद फर्रुखाबाद में। आपको बताना चाहूँगा मैं सभी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन नेताओं से कहीं न कहीं मेरी बुराई नहीं। नवल किशोर साक्य जी हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो साक्य कुशवा मौर्य जो भी समाज है, ये समाज बहुत ही सीधा। लोकसभा के चुनाव से पहले कहीं न कहीं साक्य कुशवा जो था फर्रुखाबाद का, वो बीजेपी का बनने से पहले कहीं न कहीं स्वयं सुधारक बनना। धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने किसी तरीके से मेरी व्यक्ति अगर करता है तो काबिलियत के साथ से। जब खुद के अंदर काबिलियत होती है तभी तो काम करेंगे। उनके अंदर काबिलियत की अगर बात करें, ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं है जो मेरा निजी मुकदमा हो। जो भी मेरे ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं वो जनहित में आप नेता हैं या पत्रकार हैं? देखो, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ना हम नेता हैं ना कोई पत्रकार हैं, क्योंकि पत्रकारिता करने से पहले कहीं ना कहीं डिग्री हासिल करनी पड़ती है और कोई ना कोई चैनल आपके पास होना चाहिए। तो पहले मैंने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं कोई अखबार पकड़ा जाए या कोई चैनल के माध्यम से जो है पत्रकारिता जगत में कदम रखा जाए, लेकिन हमें ऐसा लगा कहीं ना कहीं उसमें भी दलाली होती है। सबसे पहले डिमांड होती है जो पत्रकार के जो हेड होते हैं, उनका डिमांड ये होती है कि सबसे पहले आप जो है विज्ञापन लाइए, और विज्ञापन लाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को ब्लैकमेल करना पड़ेगा, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई अधिकारी हो। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से हटकर हम लोगों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। इसकी वजह से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्यूज़ चैनल बनाया। इसलिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पत्रकार नहीं हैं। आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को अधिकार दिया गया है, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, तो उसके माध्यम से मैं अपनी भी आवाज़ उठाता हूँ, लोगों की भी आवाज़ उठाता हूँ। और रही बात नेता की, तो ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ। पारुल साक्य जी, कई जगह से सुर्खियों में आप इसलिए और आते हैं, जैसे हम कहीं सुनते हैं, और भी आप तो खैर ऐसा कोई नहीं जो आपको जानता ना हो, और चाहे अपने व्यक्तिगत फर्रुखाबाद जिले की बात छोड़ के या उत्तर प्रदेश को लेके हैं, तो एक इसमें एक सवाल और आता है कि बहुत जगह हम सुनते हैं कि हाँ कि पारुल पारुल जी हैं, बीजेपी से हैं या समाजवादी पार्टी से हैं, कई मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वास्तव में आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? देखो, पार्टी की अगर बात करें तो मैं सभी पार्टियों को सपोर्ट करता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी हमने प्रयास किया वो अपने ज़्यादातर जनपद फर्रुखाबाद में किया। और जनपद फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो जब से मैं समझदार हुआ हूँ, जब से काफ़ी सरकारें भी चेंज हो गई, काफ़ी नेता भी चेंज हो गए, लेकिन फर्रुखाबाद जैसा था वो अभी तक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों ना हम लोग जो है पार्टी को सपोर्ट ना करके नेताओं को सपोर्ट करें, और सबसे पहले वोट देने से पहले उसकी इच्छा शक्ति को हम लोग जानें कि ये व्यक्ति काम करने लायक है या नहीं है। जैसे अपने फर्रुखाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद में 4 विधायक बीजेपी के, एक सांसद बीजेपी के, एक एमएलसी साहब वो भी बीजेपी के, एक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी की। बताओ फर्रुखाबाद की क्या स्थिति है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं सभी पार्टियों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन नेताओं से कहीं ना कहीं मेरी बुराई रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी से मेरी बुराई है। और रही बात यहाँ के सांसद जी की, विधायक जी की, जो भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो कुर्सी है उससे मेरी बुराई थी और बनी रहेगी अगर ये लोग इसी तरीके से कार्य करते रहे तो। और पारुल जी, अगर मौजूदा समय की बात करें तो आप कहीं ना कहीं विवादों से घिरे रहते हो। अगर मौजूदा समय की बात करें तो अपने कायमगंज के कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी हैं, तो उनको लेकर आप टारगेट क्यों करते हो? ऐसा क्या है जो जनता जानती नहीं है या आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या क्या दिक्कत है, उनको टारगेट क्यों कर रहे हो आप? देखो, नवल किशोर जी की अगर बात करें तो नवल किशोर जी से मेरी कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, लेकिन नवल किशोर जी की जो नीतियां हैं उससे कहीं ना कहीं मेरी बुराई है। सबसे मुख्य कारण, मेन कारण आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जो साक्य, जो कुशवा और मौर्य जो भी समाज है, हम भी उसी समाज से आते हैं, आप भी उसी समाज से आते हो, और जो हमारे डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी हैं वो भी उसी समाज से आते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो साक्य, कुशवा, मौर्य जो भी समाज है, ये समाज बहुत ही सीधा समाज होता है। इसको आप जिस रास्ते पर ले जाओ वो रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, इस लोकसभा के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं साक्य कुशवा जो था फर्रुखाबाद का, वो बीजेपी का कहीं ना कहीं कहलाता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ, डॉक्टर साहब चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, और जो साक्य कुशवा जो वोटर था, जो भी समाज था, उसने समर्थन किया डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को। और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये बताओ, जब चुनाव हुआ था आपने डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी का समर्थन किया, आज आपको जब दिक्कत आ रही है तब आप मेरे पास आ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो साक्य कुशवा जो समाज है,
जो लोग परेशान हैं वो लोग अगर बीजेपी नेताओं के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया मैं आपकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि आपने वोट हमें नहीं दिया, आपने डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को वोट दिया है, आप जाकर उनसे मदद कराओ। अब वो साक्य कुशवाहा जो था, अब ना वो बीजेपी का रह गया और ना समाजवादी पार्टी का रह गया। बीजेपी के नेता जो कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया और डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी फोन नहीं उठाते हैं, अब बताओ वो लोग कहाँ जाएं। इसलिए मेरी बुराई रहती है उनसे। और डॉक्टर साहब के अंदर काफ़ी कमियां हैं, अगर वो सुधार लें तो आगे चल के कहीं ना कहीं कोई पद हासिल कर सकते हैं, अन्यथा वो कैंसर सर्जन बन के ही यहीं तक सीमित रहेंगे। कुल मिलाकर बात ये है, आगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि साक्य कुशवाहा मौर्य ही प्रताड़ित हैं क्या? और कोई जातियां हैं क्या, वो प्रताड़ित नहीं है क्या? देखो, प्रताड़ित की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर परेशान अगर कोई हुआ है तो साक्य कुशवाहा हुआ है। उसका कारण यह है कि जब भी सरकारें नहीं, जैसे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो हरिजन एक्ट किसके ऊपर लगाया जाता था? ज्यादातर जो नीची जातियां थी, जो गरीब लोग थे। अब ये बताओ, जिम्मेदार के ऊपर कोई हरिजन एक्ट लगाएगा? अगर कोई लगाएगा तो बंद कमरे में उसकी पिटाई होगी, और हुई है। तो जो भी हरिजन एक्ट लगाई गई बसपा सरकार में, वो भी हमारे समाज के ऊपर लगाई गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी नेताओं ने जमीन पर कब्जा किया, लोगों को प्रताड़ित किया, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना मकान और खेत बेचकर, कोई दिल्ली रह रहा है, जो बंबई रह रहा है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें। और बीजेपी सरकार में ये कंडीशन है, तो हमारा समाज जो है शुरुआत से परेशान था, अभी भी परेशान है। तो इसको लेकर क्या आप क्या करना चाहते हो? क्या आपका लक्ष्य क्या है कि जनहित में आप क्या ऐसा कार्य करेंगे जिससे कई जातियां, अगर जातियों की बात की जाए तो शौक क्या, मौर्य या कुशवाहा छोड़ के भाई और जातियों को कैसे आप जनहित में कैसे कार्य करेंगे या उनका कैसे भला करेंगे आप? देखो, भलाई करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा। आपने बात छेड़ी है डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी की। समाज सेवक बनने से पहले कहीं ना कहीं स्वयं सुधारक बनना पड़ेगा। अगर खुद के अंदर अगर सुधार आ जाए तो हम लोग समाज सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद खुद को जो है सुधरना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपने आप को सुधारें। मैंने कई बार डॉक्टर साहब को बोला, वीडियो के माध्यम से बोला, और जब उनसे हमारी बात हुई आमने सामने, तब भी हम उनसे बोला, हमने डॉक्टर साहब देखो, आप वादे करो लेकिन झूठे वादे मत करो। ज़्यादातर इन्होंने वादे ये किए कि साक्य कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति अगर परेशान होगा मैं उसकी मदद करूंगा, कोई बीमार होगा मैं उसकी मदद करूंगा, कोई बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई के लिए पैसा दूंगा और शिक्षा दिलवाऊंगा। काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज वो वादे कहाँ गए हैं? आपने देखा होगा, चुनाव से पहले जब अमृतपुर विधानसभा में जब बाढ़ आई थी, चुनाव से पहले कितनी समाज सेवा की थी। नाव लेकर जाते थे, गाड़ियां लेकर जाते थे, राशन लेकर जाते थे, खाना बांटते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और बाढ़ आई थी अभी, फिर डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? काफ़ी बातें हैं ना। और ऐसे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर साहब के चुनाव में लाठियां खाई, मुकदमे लिखवाए, हर तरीके से प्रयास किया, दिक्कत झेली। आज उन्हीं लोगों के फोन डॉक्टर साहब नहीं उठाते हैं। बताओ हम डॉक्टर साहब के पीछे क्यों चलें? खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा, अगर कहीं ना कहीं समाज का भला चाहते हैं कोई। अगर बात की जाए अमृतपुर क्षेत्र की, तो और भी तो मतलब अपने विधानसभा पांचों विधानसभा में क्या अमृतपुर ही ऐसा क्षेत्र है? आपको लगता है कि वहाँ विकास नहीं हो रहा है? और भी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ आप क्यों नहीं जाते हो? क्यों लगातार आप मैं किसी सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि यहाँ पारुल जी आज अमृतपुर के विधानसभा में इस गांव में जा रहे हैं, आज उस गांव में जा रहे हैं। क्या आप उसी गांव में ऐसा क्या है कि आप वहीं अमृतपुर क्षेत्र में ही ज़्यादा जाते हैं? देखो, अमृतपुर विधानसभा की अगर बात करें, जैसे हमने सोशल मीडिया पर अपना न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया था, वैसे 2-3 महीने बाद बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ की मैंने वो भयानक स्थिति देखी थी, जो कि अगर आप देख लेते तो अभी तक आप सोच में पड़े रहते। ऐसी कंडीशन थी कि नीचे पानी, पूरे गांव में पानी, ऊपर से भी पानी, बरसात हो रही थी, बच्चे भीग रहे थे, बड़े बूढ़े भीग रहे थे, पूरा परिवार भीग रहा था। तो जब हमने वहां पर कंडीशन देखी, तब हमने खबरें चलाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। और उन्होंने किसी तरीके से मेरी वीडियो देखी थी, और मेरी वीडियो देखकर ही वो अमृतपुर विधानसभा के जमापुर मोड़ पर मीटिंग करने के लिए आए थे। आपको शायद जानकारी होगी। तो अमृतपुर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, तो अमृतपुर विधानसभा में लोग जितने परेशान हैं, उतना कोई भी परेशान नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए, कोई भी रोड देख लीजिए। जैसे सबसे पहले बात करें चाचूपुर से, मतलब इटावा बरेली हाईवे मार्ग से चाचूपुर से अगर आप भरका की तरफ अगर जाएंगे,
तो समझ में ये नहीं आता है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो मुख्य रास्ता है किसानों के लिए, वो रास्ते में कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। लेकिन वो हवा हवाई बातें हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, करते रहते हैं, लेकिन रोड की कंडीशन जैसी है वैसी अभी तक है। तो वहाँ के आज भाई अपने यहाँ जनप्रतिनिधि में विधायक जी भी हैं अमृतपुर क्षेत्र के, क्या आपने उनसे संपर्क किया, कभी अवगत कराया समस्याओं से वहाँ की? देखो, समस्याओं की अगर बात करें, क्या विधायक जी को नहीं दिखाई पड़ता? अभी चुनाव हुआ था, विधायक जी भी गए थे, सांसद जी भी गए थे, बड़े बड़े नेता झूम गए लोकसभा के चुनाव में। ऐसा तो है नहीं वो हेलीकॉप्टर से आए हों, गाड़ी से गए होंगे। क्या वो रोड दिखाई नहीं पड़ता क्या? काफ़ी बार लोगों ने जानकारी दी, सभी लोगों को जानकारी है और हमें पता है ये रोड बनेगा। लेकिन रोड जब बनेगा जब चुनाव नज़दीक होगा, जब लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जाएगा कि ये चुनाव जो है आने वाला है, रोड हमने बनाकर तैयार कर दिया है, आप हमें वोट दीजिए। रोड बनेगा, लेकिन जिस समय बनना चाहिए उस समय वहाँ पर रोड नहीं बन रहा है, काफ़ी दिक्कतें हैं। किसानों की फसल की बात करें, किसानों की फसल जो है बाढ़ के समय बर्बाद हो गई। गिने चुने लोगों को जो है मुआवजा दिया गया, या तो वो सांसद जी के करीबी हैं, या विधायक जी के करीबी हैं, या प्रधान जी के करीबी हैं, उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया गया। उसके बाद जब बाढ़ आती है, बाढ़ के समय 2.5-3 महीने तक लाइट कटी रहती है। कायदे में तो बिल माफ होना चाहिए, लाइट आती नहीं है। अगर आप किसी गांव में चले जाएं, वहां पर लोगों की सिर्फ एक ही बात है कि पारुल भाई, 2.5-3 महीने तक लाइट कटी रहती है लेकिन बिल लगातार आता है। तो मेरी मांग है कहीं ना कहीं ये बिल माफ होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक जी उनको काम ऐसा करना चाहिए? देखो, करने वाली अगर बात करें तो काम व्यक्ति अगर करता है तो काबिलियत के हिसाब से, जब खुद के अंदर काबिलियत होती है तभी तो काम करेंगे। उनके अंदर काबिलियत नहीं है, सीधी बात ये है। चाहे इसमें हमारे माननीय सांसद जी हो, चाहे माननीय विधायक जी हो। और अगर बात करें तो मैंने सुना भी है और कहीं न कहीं लोग बताते भी हैं कि आपके ऊपर केस दर्ज हैं, तो आप बताना चाहेंगे क्यों, जितनी कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं, क्यों हुए? क्या कारण रहा जो अब मुकदमे इतने हो गए आपके देखो, ऊपर? मुकदमों की अगर बात करें, ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं है जो मेरा निजी मुकदमा हो। जो भी मेरे ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं वो जनहित में लगे हुए हैं। मैंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उसी पर मुकदमे लग गए। जैसे अभी जल्द में मेरे ऊपर जो मुकदमा लगा था, अमृतपुर तहसील में लगा था। मामला यह था, वहाँ पर एक जेई साहब थे बिजली विभाग के, जिनका नाम था श्री होरीलाल वर्मा जी। वो हरदोई साइड के रहने वाले थे। वो ऐसे नेता के गांव में रहते थे जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, अभी इतनी औकात नहीं है, शायद शाम को ही हम उठा लिए जाएं, उनका नाम नहीं लेंगे। उसी गांव के रहने वाले थे। तो इसकी वजह से जो जेई साहब थे, जो गलत काम करते थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। उनका काम था बगैर कनेक्शन के लोगों के घर पर, लोगों के ट्यूबवेल पर लाइन खिंचवाना, उसके बाद लोगों से अवैध वसूली करना, और जो पैसा नहीं देता था उसके खिलाफ एफआईआर लिख देते थे। उसकी रिकॉर्डिंग कुछ हमारे पास आई। मैंने पहले जेई साहब से भी बात की थी। उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई ना होने के बाद अमृतपुर तहसील में तहसील दिवस था, बड़े बड़े आलाधिकारी बैठे हुए थे। मैं माइक लेकर वहां पर घुस गया, और जैसे सीडीओ साहब से मैंने पूछा कि श्रीमान जी, इतना समय हो गया, लिखित में भी शिकायत की गई, वीडियो भी चलाई गई, और काफ़ी पत्रकार बंधुओं ने उस खबर को काफ़ी बार चलाया, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और वहां पर क्या हुआ कि जो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई मेरे ऊपर हो गई। मुझे पुलिस से पकड़वा दिया और हमारा मोबाइल सीज कर दिया। हमारे साथ साथ में जो व्यक्ति था उसका भी मोबाइल सीज कर दिया, और मुकदमे लग गए मेरे ऊपर। अब इसमें बताओ हमने क्या गलत किया? क्या गलत किया? जो भी मुकदमे लगे हुए हैं मेरे निजी काम के लिए नहीं लगे हैं। हमने जो भी जनता के लिए आवाज उठाई, उसी के माध्यम से जो है हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। परुल जी, समय कम है आपके पास, तो एक आखिरी सवाल जो आपके पर्सनल पारिवारिक जुड़ा हुआ है, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार का और आपका मतलब कैसे भरण भरण पोषण कैसे होता है, या खर्चा आपका मतलब एक कहाँ से निकलते हैं आप? देखो, एक बात बताएं आपको, ज़्यादा तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो महापुरुष रहे हैं उनको जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना त्याग किया, तब जाकर कुछ ना कुछ देश का भला कर पाए। क्या हम लोग कुछ जो है त्याग नहीं कर सकते क्या? देश का नहीं, लेकिन अपने जिले का तो जो है कहीं ना कहीं भला कर सकते हैं। और रही बात खर्चे की, अगर हम अपने खर्चे की बात बताएं आपको, तो मेरा जैसा खर्चा चल रहा है वो हमें मालूम है। हमारे 2 बच्चे हैं जो कि मछेनी के स्कूल में पढ़ते हैं। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो प्रधानाचार्य जी हैं अनिल यादव जी मछेनी के, उनके स्कूल में पढ़ते हैं। वो बेचारे फीस नहीं मांगते हैं, और काफ़ी महीने बीत जाते हैं और मैं फीस नहीं जमा कर पाता हूँ। मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ। मेरे पिताजी को पालिश मार गई,
घर पे पड़े हुए हैं, उनका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। मोटरसाइकिल जो मेरे पास है इस समय, अभी जब बाढ़ आई थी और उसी बाढ़ में जब हम भरका से निकल रहे थे, तो इतना-इतना पानी भरा हुआ था, पूरी मोटरसाइकिल डूब गई। आगे चल के जब हमने स्टार्ट की, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई हमारी और वहाँ पर जब हमने खुलवाया उस मोटरसाइकिल को, तो मिस्त्री बोला कि पारुल ऐसे ही टेम्परेरी चलाओ और इसमें काफ़ी पैसे लगेंगे। तो मोटरसाइकिल की ऐसी कंडीशन है कि अगर ज़्यादा दूरी पर अगर ले जाना चाहें, तो मोटरसाइकिल से हम जा नहीं सकते हैं। तो जिस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, वो परिस्थिति हमें मालूम है। कुल मिलाकर बात ये है कि हमारे बाबा थे, वो बाबा एक बात कहते थे कि पारुल, जीवन में 2 चीज़ें एक साथ नहीं कमा सकते हो, या दौलत कमा लो या शोहरत कमा लो। तो कहीं न कहीं शोहरत तो हमने कुछ परसेंट कमा ली है और रही बात दौलत की, तो एक पुरानी कहावत है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो ऊपर वाला फल ज़रूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, आपने इतना समय निकाला। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और